हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुमसा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 20 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अर्नब अवाक होकर सब सुन रहा था। फिर वह ज़रा तेज़ी में बोला, दादू, उसने कहा भी तो आप इस तरह बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? माना कि मैंने उससे बिना पूछे ही शादी कर ली, पर वह नाबालिग तो नहीं है। और जब उसने कहा भी कि मैंने कोई फोर्स नहीं किया, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, फिर वह ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? और आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? परेशान होने वाली बात है तो परेशान नहीं हूँ। उसने पुलिस कंप्लेंट करने की बात कही है, मीडिया बुलाने की बात कर रहा था। वह बोला कि उसकी एक बेटी को तो तुमने पहले ही मार दिया है, अब इसके पीछे लगे हो, सब हिसाब चुकाना होगा। बहुत मुश्किल से उसे शांत कराया है मैंने। अब भगवान के घर जाने की उम्र में यही सब सुनना और भुगतना बाकी रह गया था। क्या उसने ऐसा कहा और आपने चुपचाप सुन कर ले लिया? इसे तो मैं बताता हूँ अभी। नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम। मैंने भी वीडियो देखा है। उसकी नाराज़गी जायज़ है। भले ही तुम दोनों की मर्जी थी, लेकिन इस तरह शादी क्यों? इसलिए जल्दी से मीटिंग ख़त्म हो गया तो तुरंत इंडिया लौटो। ठीक है दादू, मैं कल ही दिल्ली का फ़्लाइट बुक कर लेता हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल। और हाँ, तुम सीधे घर आओगे? जी दादू। और दादू के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। और हाँ, एक बात, उधर से मिस्टर खन्ना को फ़ोन मत करना, कुछ भी मत कहना। इधर आओ, अब फेस टू फेस बात करेंगे और इस मामले को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। अब तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर बात को ख़राब मत करना, बिगाड़ना मत। अर्नब दादू से बात करने के बाद खन्ना को ही फ़ोन लगाने वाला था, लेकिन जब दादू ने कहा तो वह शांत रहा, लेकिन गुस्सा बेहद आया। वह आंखें बंद कर खुद को सामान्य करने लगा। तभी एक बिजनेस पार्टनर ने कहा, अर्नब, आप यहाँ रुक रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर कुछ दिन और रुक जाते हैं तो अच्छा रहता। बिजनेस के साथ साथ आप जयंत के बारे में भी पता कर लेते, उसकी गतिविधि पर नज़र रखते। हाँ सर, बिल्कुल सही, आप रुक जाइए। वो क्या है कि जयंत हम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, हमें लालच देकर अपनी तरफ करने की कोशिश में रहेगा वो। अर्नब को गुस्सा तो आया ही था, कंट्रोल करने के बावजूद भी वह गुस्सा निकल ही गया। वह दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो तुम लोग को सही गलत की समझ नहीं है। छोटे बच्चे हो या ना समझ हो, बात समझ में नहीं आती है? सही क्या है, गलत क्या है? अपने दिमाग से अपने हिसाब से काम करना। उसकी बातें सुनकर और तेवर देखकर सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। अर्नब को जब इसका एहसास हुआ तो ज़रा सामान्य होते हुए कहा, देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आपको भी समझ होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत और कैसे आगे बढ़ें। और मैं ज़्यादा नहीं रुक सकता, अर्जेंटली मुझे दिल्ली लौटना होगा। मैंने आप सबसे कहा था कि दादू की तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं है। ओके सर, आप परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए, हमें समझ आ गई है। अगर फिर भी कुछ रहा तो हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। वेरी गुड, बोलकर अर्नब कार में बैठा और सीधा होटल के लिए निकल पड़ा। इधर दादू बेहद खुश हो रहे थे। तुरंत डॉक्टर खन्ना को फ़ोन लगाया कि अर्नब आ रहा है। ठीक है सर, पर लगता नहीं है कि वह इस बात के लिए कभी राज़ी होगा। अवश्य होगा, बस मैं तुम्हें जो कहूँ वो करते रहना। जी ठीक है सर, कल से सब तैयारी शुरू कर दो। लेकिन सर, झूठ बोलना ठीक रहेगा? अरे अच्छे कामों के लिए झूठ बोलने पर कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, देखते हैं हम कितना कामयाब हो पाते हैं। हम पूरी तरह कामयाब होंगे। इधर अर्नब ने अपना बैग पैक किया और निकल गया। अदिति, अदिति बिटिया, कहाँ हो? दादू का बिस्तर ठीक कर रही अदिति भाग कर आई। जी आ रही हूँ दादू। जी दादू, बोलिए। बेटा, 2 कप अदरक वाली चाय बना कर ले आओ ना। जी दादू, अभी लेकर आती हूँ। फिर गई और 2 कप चाय बना कर ले आई। 1 कप दादू को दिया और दूसरा कप लिए बोली, यह किसके लिए है दादू? यहाँ पर आपके अलावा तो कोई और है नहीं। आप तो 2 कप चाय पियेंगे? नहीं तो फिर किसके लिए है दूसरा कप? आपके लिए। क्या?
पर मैं चाय नहीं पीती दादू। नहीं पीती हो तो आज से पीना शुरू कर दो। वह दादू के तरफ एकटक देखने लगी। अरे पीकर तो देखो, कितनी अच्छी चाय बनाती हो तुम, और एक कप चाय तो सबको पीना ही चाहिए। जी दादू, पर आपके सामने मैं चाय कैसे पी सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारे सामने पी रहा हूँ वैसे ही। सुनकर अदिति जरा सा कुचा गई। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बहू नहीं, पोती हो, मेरी बच्ची हो, मेरी बेटी हो, और तुम मुझे दादू कहती हो ना, तो भला दादू से कैसी शर्म। चलो बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी हैं। जी दादू, बोलकर वह कप लेकर बैठ गई। बचपन से ही सबके लाड़ दुलार के लिए तरसी अदिति को दादू का साथ, उनसे बात करना, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लग रहा था। कभी मन में यह फील नहीं किया कि वो उनकी केयर टेकर है। बस अपना दादू समझकर वह सारा काम करती, सेवा करती थी। वैसे भी चाचा चाची की सख्ती ने उसे हर एक काम में निपुण बना दिया था, तो हर काम उसका परफेक्ट और समय से पहले हो जाता। उसकी सेवा भाव देखकर दादू भी खूब दुलार करते थे। वह भी खाली समय में दादू के पास बैठकर खूब बातचीत करती थी, पर उनके सामने कुछ खाती पीती नहीं थी। पर अचानक दादू ने कह दिया तो चाय लेकर उनके सामने बैठ गई। अच्छा बेटा बताओ, तुम दिल्ली में ही रहती थी या कहीं और? मेरा मतलब, कहाँ से हैं तुम्हारे माता पिता? अदिति एक क्षण के लिए चुप रह गई। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो जाने दो। हम कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, माता पिता वहाँ रहते हैं? नहीं दादू, माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं जब करीब 10 साल की थी तभी दोनों गुजर गए। ओह, दुख हुआ जानकर। वैसे अर्नब के भी माता पिता नहीं हैं। फिर दादू अर्नब के बचपन और उसकी शैतानी के किस्से काफ़ी देर तक सुनाते रहे। काफ़ी देर तक बात करने के बाद अदिति उनके लिए लंच की तैयारी करने रसोई में चली गई। इधर अर्नब को याद आया कि वह जब से आया है तब से भीमा को कॉल नहीं किया, उससे बात नहीं हुई। एक बार कॉल करता हूँ, उधर का माजरा क्या है। अर्नब कार में बैठे बैठे तुरंत भीमा को फ़ोन लगा दिया। इधर अर्नब के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा भीमा ने तुरंत फ़ोन रिसीव किया, पर मन में थोड़ा डर भी लग रहा था। पता नहीं भाई क्या पूछेंगे। जी भाई बोलिए। भीमा, जो पूछ रहा हूँ सब बताना। भीमा का तो कलेजा धक से रह गया, लेकिन अर्नब ने वही सब पूछा जो दादू ने कहा था। भाई, वाकई डॉक्टर खन्ना तो आया था और दादू से काफ़ी देर तक बात भी कर रहे थे। फिर भाभी, मेरा मतलब वह अदिति भी आई थी, पर आपस में क्या बातें हुई मुझे नहीं पता। अर्नब को शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, उसे दादू की बात पर विश्वास हो गया। इधर दादू, भीमा और डॉक्टर खन्ना तीनों मिलकर सारी तैयारी शुरू कर दी, पर अदिति भी इस सब से बेखबर थी। अगले दिन दादू सुबह से ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अर्नब का, लेकिन देर हो गई तब सब आराम करने लगे और अर्नब ने फ़ोन कर दिया था कि आप सो जाइए, मैं रात तक आऊँगा तो सुबह बात करेंगे अब। ठीक है बेटा, और तब अपने कमरे में चले गए। तभी अदिति उनके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई कमरे में। दादू, दूध पी लीजिए। नहीं बेटा, आज मन नहीं है। दादू, कम ही दूध लेकर आई हूँ, चलिए उठिए पी लीजिए, और अभी आपके पैरों में भी ऑइंटमेंट लगाना है। तुम नहीं मानोगे ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं। सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं। चलिए उठिए। और तब अदिति ने उनका कंधा पकड़ उन्हें उठाकर बिठा दिया और दूध का गिलास उनके हाथ में थमा दिया। फिर ऑइंटमेंट लेकर आई और उनके पैरों में लगाने लगे। दादू, एक बात पूछूं? एक बात नहीं, 100 बात पूछो। मैंने आपकी सभी रिपोर्ट देख ली और पैर भी देख रही हूँ। जितना मुझे समझ आ रहा है उससे तो पैर में कोई तकलीफ़ दिख नहीं रही। मतलब जो चोट और मोच आई थी आपको, वह तो ठीक हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करें तो चल फिर सकते हैं। फिर यह व्हील चेयर क्यों? मेरा मतलब अब आप धीरे धीरे खुद से चलने की कोशिश कीजिए, आप चल सकते हैं दादू। इसका मतलब तुम यह कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर व्हील चेयर पर हूँ? नहीं दादू, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। हो सकता है आपके अंदर से जो तकलीफ़ हो, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, अंदर से तो बहुत तकलीफ़ है। मेरा मतलब बहुत ही तकलीफ़ है।
जो कि तुम्हारी सेवा से धीरे धीरे कम हो रही है और लगता है कुछ दिनों में अब मैं ठीक भी हो जाऊंगा, अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो सकता हूँ। दादू, मुझे आकर कितना दिन हुआ ही है जो मेरी सेवा से आप ठीक हो रहे हैं? यह तो ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। तब दादू मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देने लगे। बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे, सदा खुश रहना, तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। अदिति ने सर झुकाकर बैठी तो बैठी रह गई, ऊपर दादू की तरफ देखा नहीं। दादू सब समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, देर रात हो गई, अब तुम भी आराम कर लो। जी दादू, बोलकर वह अपने कमरे में चली गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अभी अभी दादू की कही बातें याद आ रही थी। मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है, दिमाग में गूंज रही थी। हे भगवान, कभी जाने अनजाने में सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा, वह क्या रिएक्ट करेंगे। भगवान करे कभी सच्चाई पता ही न चले। फिर वह अपने ऊपर तक ब्लैंकेट खींच ली और आंखें बंद कर ली, पर अचानक ही पिछली सारी बातें दिमाग में घूमने लगी और नींद गायब हो गई। सिंघानिया पैलेस में वह लगभग सेटल तो हो चुकी थी, पर जो पुरानी जिंदगी थी, ना चाहते हुए भी उसकी यादें ताज़ा हो जाती थी, खासकर जब वह बिस्तर पर आती थी और तब अक्सर उसे देर रात तक नींद नहीं आती थी। आज भी करीब 11:30 बज रहे थे। घर में सब सो गए थे, पर अभी तक उसे नींद नहीं आई थी, तो उसने थोड़ी देर कमरे में ही वॉक किया, फिर बेड पर जाकर आंखें बंद कर ली। तभी उसे प्यास महसूस हुई और पीने के लिए पानी लेने के लिए उठकर बैठी तो देखा सामने टेबल पर जग खाली रखा था। ओहो, आज तो पानी लाना भूल गई। उसने समय देखा तो 12 बजने को आ गया था। छोड़ देती हूँ, अब सुबह पानी पी लूँगी, बोलकर एक बार फिर कंबल ओढ़कर लेटने लगी। फिर रहा नहीं गया, पीकर ही आ जाती हूँ, कहीं रात में और ज़ोर से प्यास लग गई तो। और खाली जग लेकर बाहर निकली। उसने दरवाज़ा खोला तभी गेट पर ही अंधेरे में किसी से टकरा गई और पीठ के बल गिरने लगी। तभी एक मजबूत हाथों ने उसका कंधा पकड़ थाम लिया। कौन है? चोर चोर, वह ज़ोर से चीखने लगी। तभी उसने ज़ोर से उसका मुंह दबा दिया और वह कुछ बोल नहीं पाई, पर फिर भी वह खूब हाथ पैर चला रही थी, उसे नाखून मारने की कोशिश कर रही थी। पर जब उसने अपना हाथ नहीं हटाया तो ज़ोर से जग से सिर पर दे मारा। तब तक उसने उसे कमरे में धक्का देकर दरवाज़ा बंद किया और उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया। फिर अपना सर सहलाते हुए कहा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं हूँ। मैं कौन? बोलते हुए वह ज़मीन पर बैठ गई। एक तो प्यास लगी थी, ऊपर से उसने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मुंह दबा दिया था, तो अब तक सांस फूलने लगी थी। वह ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। तभी उसने लाइट ऑन किया और कहा, अरे मैं हूँ अर्नब, चलो उठो, क्या हुआ? अदिति कुछ नहीं बोली, वह अभी भी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। अर्नब ने उसकी तरफ देखा। मुंह दबाने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह भागकर अपने रूम से पानी का बोतल लेकर सीधा उसके मुंह से लगा दिया, पर अचानक पानी पीने से उसे दचका लगा और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। अर्नब अब ज़मीन पर बैठ गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। अब अदिति को थोड़ी राहत मिली। अब अर्नब ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, लेकिन इतना ज़ोर से मुंह कौन दबाता है? हाँ तो इतना ज़ोर से कौन चिल्लाता है? मैं चिल्लाती हूँ। हाँ तो मैं भी इसी तरह मुंह दबाता हूँ। अदिति गुस्से में मुंह टेढ़ा कर देखने लगी। पता नहीं इस इंसान का हार मांस का है या फिर पत्थर का। कुछ देर तक और नहीं छोड़ता तो जान ही निकल जाती मेरी। वहीं अर्नब उसका टेढ़ा मुंह देखकर हंस पड़ा। वाह, एक तो इतना ज़ोर से मुंह दबा दिया, ऊपर से हंस रहे हैं। अरे तुमने भी तो कितना ज़ोर से जग से मारा मुझे, ऊपर से चोर चोर चिल्ला रही थी। मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? हाँ तो अंधेरे में मुझे थोड़ी ना मालूम पड़ा कि आप हैं या चोर हैं, पर आपको तो पता था ना कि इस कमरे में मैं ही रहती हूँ, तो मैं ही होंगी।
और इतनी रात गए, इस तरह दबे पाँव आने की क्या ज़रूरत थी? अरे मैं तो बस तुम्हें देखने आ रहा था। क्या मुझे देखने आ रहे थे? अरे नहीं, मेरा मतलब मैं अपने कमरे में था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी तो मिलने आ रहा था तुमसे। अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही थी तो मेरी नींद खराब करने आ रहे थे? अरे नहीं, पहले तुम पूरी बात तो सुनो मेरी। यहाँ तुमसे दादू के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में पूछने आ रहा था, और कुछ नहीं। वैसे कब आए आप? 1 घंटे तो हो गए। मैं तो दादू के कमरे में पहले गया, लेकिन वह गहरी नींद में सो रहे थे। तब मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और अपने रूम में आ गया। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। चलो बेड पर जाओ, आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। वैसे आपको ज़ोर से तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं तो पत्थर का हूँ। मेरे बॉडी हाड़ मांस का कहाँ, पत्थर का बना है, तो मुझे कहाँ चोट लगेगी? आपने सुन लिया मैंने जो बोला? तुमने कहा तो मैंने सुन लिया, बोलकर अर्नब उठ खड़ा हुआ और अदिति का हाथ पकड़ उसे भी बेड पर बिठा दिया। सच्ची पूछ रही हूँ, आपको ज़ोर से लगी क्या? आइस पैड लेकर आऊँ? नहीं, नहीं लगा। ठीक है, तुम आराम करो, अब मैं भी जाऊँ। फिर अर्नब अपने कमरे में आ गया और चेंज कर फ्रेश होने चला गया। इधर अदिति ने समय देखा, 12:30 बज रहा था। रात तो काफ़ी हो चुकी है। क्या वह खाकर आए होंगे कि भूख लगी होगी? क्या करूं, एक बार जाकर पूछ लूं? जाने दो, मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की, उसकी केयर टेकर थोड़ी ना हूँ। पर फिर भी देर रात हो गई है, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए भी पूछना ज़रूरी है। और वह कमरे से निकली और अर्नब के कमरे के दरवाजे पर जाकर नॉक किया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अदिति ने फिर नॉक किया, लेकिन इस बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसने मन में सोचा, क्या हुआ, इतने जल्दी सो गया क्या? और हौले से दरवाज़ा को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुला था। वो सिर अंदर कर झांकने लगी, परंतु वह कमरे में नहीं दिखा। तो मन में सोचने लगी, अरे इतनी जल्दी कहाँ चले गए? उसने हौले से आवाज़ लगाई, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया। तब तक अर्नब फ्रेश होकर कमर में टॉवेल लपेटे बाथरूम से बाहर निकला। अदिति ने उसे देखते ही तुरंत पीछे हट गई, लेकिन तब तक अर्नब ने देख लिया तो आवाज़ लगा दी, क्या हुआ, कुछ काम है? अंदर आ जाओ। नहीं, पहले आप चेंज कर लीजिए। अरे तुम आ जाओ, मैं क्लोसेट रूम में जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी वह बाहर ही खड़ी रही। कुछ देर में अर्नब चेंज करके आया और कहा, अरे तुम अब तक बाहर खड़ी हो, अंदर आ जाओ, बैठो सोफ़ा पर। क्या हुआ, कुछ काम था, कुछ बात करनी थी? अर्नब को लगा शायद मिस्टर खन्ना वाली बातें बताएगी, पर अदिति ने दरवाजे से ही पूछा, आपको भूख लगी है, खाना है, कुछ बना दूँ? छोटे बाजू वाला टी शर्ट और ट्राउज़र पहने अर्नब अपने गीले बालों को टॉवेल से पोंछ रहा था। अदिति की बात सुनकर अचानक उसके हाथ रुक गए, तो ना चाहते हुए भी अदिति की नज़रें उसकी तरफ उठ गई। क्यों, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो खाने के लिए? मेरी इतनी क्यों फ़िक्र हो रही है? इतनी रात गए, बाहर से आए हैं इसलिए पूछ लिया, पर मैं बाहर से खाकर भी तो आ सकता हूँ। अरे अब मुझे क्या पता आप बाहर से खाकर आए हैं कि नहीं, मुझे लगा इसलिए एक इंसानियत के नाते पूछ लिया मैंने। खाना है तो कुछ बना देती हूँ। अर्नब सुनकर मुस्कुराने लगा। यह देखकर अदिति चिढ़ गई और वह जाने के लिए मुड़ी, तो अर्नब ने कहा, हल्की फुल्की भूख तो लगी है, लेकिन रात काफ़ी हो गई है, कुछ खाना तो नहीं है, पर अगर दूध है तो प्लीज़ मेरे लिए 1 गिलास दूध ला दो। अदिति रसोई में गई और 1 गिलास गर्म हल्दी वाला दूध ले आई। अर्नब ने देखते ही बोला, तुम हल्दी वाला दूध क्यों लेकर आ गई? आप इतनी दूर से आए हैं, थके होंगे, और हल्दी वाला दूध थकान मिटाती है इसलिए। उसकी बातें सुनकर अर्नब शॉक्ड हो गया। उसे झटके में दिया की याद आ गई। अक्सर जब वो ऑफिस से घंटों काम करके घर लौटता था तो रात को सोते समय दिया रोज़ हल्दी वाला दूध पिलाती थी। याद आते ही अर्नब का मन कसैला हो गया। देखो, यह दूध को रख दो, मैं नहीं पीऊँगा, मुझे पसंद नहीं हल्दी वाला दूध। किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन पी लीजिए। अरे मैंने कहा ना नहीं पीऊँगा। अर्नब की आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी।
अरे पी लीजिए ना, ज़्यादा बच्चों से नौटंकी मत कीजिए। इतनी रात में कुछ और नहीं बना कर लाऊंगी मैं, ख़त्म कीजिए इसे चुपचाप। मैंने कहा ना नहीं पीऊँगा, और मैंने कहा पीना पड़ेगा, बोलकर अदिति ने गिलास उसके मुंह से ज़बरदस्ती लगा दिया। तब अर्नब ने गिलास पकड़कर दूध पीने लगा, लेकिन अदिति की तरफ उसने घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में पूछ लिया, आखिर मुझ पर इतना हक क्यों जता रही हो। अब अदिति को इस बात का एहसास हुआ और वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मैं बहुत जल्द अगला भाग अपलोड करूँगी। थैंक यू।